हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फर्स्ट ईयर का लास्ट लेक्चर में सीआरओ कंटिन्यू कर रहे थे हम, तो वो टॉपिक चल रहा था। आज हम उसी को आगे से करते हैं। पहले मैं आपको उसका एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं। पहले सीआरओ की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। वो वैसे लास्ट लेक्चर में की थी और वो थोड़ी जल्दी में की थी, इसीलिए आज फिर से देखते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। या इसको क्या बोलते हैं, सीआरओ। ठीक है। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनपुट सिग्नल का जो हम इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो साइनोसॉइडल वेव में है, मतलब साइन के वेव फॉर्म में है वेव, या फिर ऐसे स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो जिस भी वेव में हम दे रहे हैं उसका स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन करना, कि मतलब स्क्रीन पर जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो अननोन है हमारे लिए। हमें वैसे पता है कि ये साइन है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये सब कुछ देखने के लिए स्क्रीन पर सीआरओ पर का मतलब सीआरओ जो अपैरेटस है उसकी स्क्रीन पर उसको देखा जाता है, तो इसीलिए सीआरओ का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो हार्ट बीट वगैरह चेक होती है तो उसमें जो अपैरेटस यूज होता है वो भी सीआरओ है, तो उस तरीके से वेव्स का विजुअलाइजेशन होता है सीआरओ से। और अगर एसी सोर्सेज हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में कंपैरिजन में या फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सीआरओ का यूज़ किया जाता है। तो देखो है क्या, सबसे पहले इसकी पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहले मैं एक बार बना लूँ। ये है फिलामेंट, ये है कैथोड, ये है ग्रिड जी। फिर हमने यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन बीम निकले थे, यहाँ पे हमने दो एनोड्स लगाए थे। एनोड को क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। ये दो इलेक्ट्रोड मान लो, एक सेकेंड, ये दो इलेक्ट्रोड्स जो कि एनोड का काम कर रहे हैं। फिर उसके आगे हमने यहाँ पर क्या है, प्लेट्स लगाई थी, दो पेयर लगाया था प्लेट्स का, इस तरीके से कुछ। ये थोड़ी सी सही नहीं हुई मेरे से, ठीक है। इस तरीके का पेयर लगाया था, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई थी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई थी। फिर यहाँ पर स्क्रीन शो कर देते हैं, ये लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये है क्या, सबसे पहले हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की सीआरओ है कैसा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या लिया, ये पहले लिया सीआरटी। ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर क्या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये पूरा जो कोन की शेप में है, पूरा प्रॉपर कोन मेरे से बना नहीं है, शंकु के आकार का है बिल्कुल वैसी। तो ये जो है ये सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होती है, और ये जो है ये स्क्रीन का काम करती है। ये मैंने कोटिंग शो करी है, स्क्रीन पे ही आपको दिखाई देगा। जो भी वेव आपको देनी है या जो भी इनपुट आपने दिया उसका विजुअलाइजेशन करना है, तो उसके लिए कोई स्क्रीन होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या है, जिंक सल्फाइड का क्या किया, कोटिंग की हुई है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्या होता है कि जो स्पॉट्स बनते हैं लाइट के वो क्या है, शार्प बनते हैं, या फिर एक टाइप से आप बोल सकते हो कि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, शार्प स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर अलग अलग मटेरियल की कोटिंग कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अलग अलग मटेरियल कैसे थे, जैसे विलमाइट Zn2SiO4 की, अगर इसकी करोगे तो ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी। ठीक है, अगर करोगे आप कैडमियम टंगस्टेट की CdO3, इसकी करते हो तो आपको येलो कलर की लाइट मिलती है। तो जिस तरीके की मटेरियल की कोटिंग करोगे उसी तरीके का आपको क्या विजुअलाइजेशन की लाइट दिखेगी, मतलब कलर दिखेगा। जिसका अगर आपने साइनोसॉइडल वेव दिया, अगर ये वाला मटेरियल है तो ग्रीन कलर की वेव दिखेगी। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है। फिर हमने क्या बताया था कि इनको पहले नाम दे देते हैं। ये एनोड्स हैं A1 A2, ये है X1, ये X है, और ये है X2, ये Y1 Y2। इनको नाम दे दो X प्लेट्स, और ये क्या है, Y प्लेट्स।
ठीक है। ये दो क्या है, एनोड का काम कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं एनोड। ये है सी और ये है जी। जी क्या है, ग्रिड, और सी क्या है, कैथोड, और ये एफ क्या है, फिलामेंट। ये तो आपको पता ही होगा। और फिलामेंट जो है वो बेसिकली टंगस्टन का यूज किया जाता है। इसका भी रीजन क्या है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और फिलामेंट अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करने पर भी वो जो मटेरियल है वो मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए टंगस्टन का लिया जाता है। और फिलामेंट का काम क्या होता है कि इसको जैसे ही हमने हीट दे करके गर्म किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो ये अपनी एनर्जी के इसके आगे जो कैथोड लगा हुआ है उसको दे देता है, ठीक है। तो देखो जैसे इसको थर्मली एनर्जी मिली, कैथोड को एनर्जी मिली, तो कैथोड को जैसे एनर्जी मिलती है तो ये बना तो किसी मेटल का ही हुआ है, मटेरियल की किसी मेटल की प्लेट ही होती है, तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन अमिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है। अब देखो इस कैथोड को भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैथोड है इसके ऊपर अगर हम मान लो बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करें, जरूरी नहीं है बेरियम ऑक्साइड की करो, किसी अलग मटेरियल की कर दो, बेसिकली बेरियम ऑक्साइड की करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका रीज़न क्या है, इसका वर्क फंक्शन जो है वो बहुत कम होता है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं कार्यफलन। कैथोड के ऊपर क्या है, इस बेरियम ऑक्साइड की अगर कोटिंग करी जाए, उसका रीज़न है बेरियम ऑक्साइड की अगर कोटिंग करें तो उसका कार्यफलन कम होता है। पहले आपको बताना चाहिए कि कार्यफलन क्या है। तो देखो कार्यफलन क्या होता है, देखो मान लो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लाइट इंसिडेंट करें, मैंने लाइट को फोटोन से बोल दिया, ये लाइट बोल दिया, एक ही बात है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है कि इस वाले मेटल के ऊपर, ये है तो कोई धातु की प्लेट ही है या कोई मेटल का कोई पीस ले लो, तो इस धातु के ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, वो क्या है इस लाइट से या इस फोटोन को, लाइट या फोटोन कुछ भी बोलो, है एनर्जी का टाइप में, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन को ग्रहण कर लेता है, यानी कि इसको जब अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के दो काम हो जाएंगे। पहला काम तो क्या होगा, ये जो सरफेस है इससे बाहर निकल आना, यानी कि एटम का पहला, इलेक्ट्रॉन का पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का पहला काम क्या हुआ, इस परमाणु के बाह्यतम कोश से बाहर आना, और दूसरा क्या था, बाहर आकर के बाहर की ओर मूव करना। तो इस टाइम में जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ये फोटोन ने जो अपनी एनर्जी थी वो किस में बढ़ जाती है, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा क्या है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में ही बढ़ती है। देखो एक सेकेंड को इसको के ई लिख देती हूँ। तो जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल हो जाती है। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन है तो ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा जितनी कि इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के बाह्यतम कोश से बाहर आने के लिए चाहिए होती है। तो देखो वर्क फंक्शन है क्या, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में जितना एनर्जी चाहिए। तो देखो अगर वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब कैथोड पे एक ऐसा मटेरियल लगाया है जिसकी वर्क फंक्शन कम है, मतलब उसको कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन क्या एमिट हो जाएंगे कैथोड से। तो प्रॉपर अगर ज़्यादा अच्छा CRO बनाना है तो इस बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दो, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। अब इसके आगे क्या, ये सिलेंड्रिकल शेप में ग्रिड लगा होता है। कैथोड को क्या, ऑब्वियस है कैथोड है तो ये तो नेगेटिव पोटेंशियल पर ही रखा हुआ है, और ये एनोड्स क्या पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखे जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रिड है जी, इस ग्रिड को भी क्या करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है। इस ग्रिड का जो मेन काम होता है CRO में, वो क्या होता है कि ग्रिड जी को कैथोड के बिल्कुल आगे सिलेंड्रिकल शेप में लगाया हुआ है इसके चारों। अब यहाँ से जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो क्या करेंगे, वो तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा तो नहीं है इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो सिर्फ इस एक्सेस के अलोंग ही मूव करेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो हमें करवाना पड़ेगा इन एनोड्स की हेल्प से, उसको फोकस करवा के, है ना। तो ये ग्रिड क्या करता है, इस कैथोड के चारों ओर लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ग्रिड का काम क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल बहुत हाई है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या है ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा, तो ये क्या ज़्यादा एमिट होंगे। तो ये ग्रिड का काम क्या होता है, बेसिकली
ग्रिड का काम ये है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो ग्रिड का काम क्या एक और हो गया कि इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि ये जब इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने भी आयंस बनते हैं उनके प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये संख्या बढ़ती है तो जो लाइट है उसकी तीव्रता भी बढ़ती है। तो ग्रिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करना या फिर यहाँ पे जो लाइट मिल रही है उनको क्या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगी। ग्रिड इसीलिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स रखे गए हैं जो कि एनोड का काम करते हैं, A1 और A2। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे। मतलब इन प्लेट्स पे तो पॉजिटिव साइन है, तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, उनको ये एनोड क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर उसको अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ही नैरो स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है, तो इसके अंदर से जाती है ना, तो वो एक तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है वो कैसा बन जाता है, नैरो बन जाता है। नैरो का मतलब बहुत ही छोटा पुंज बनेगा, मतलब बहुत ही, जैसे यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, मोनो डायरेक्शनल हो गया। नैरो मतलब पतली पुंज बनती है, पतला किरण बनता है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं यानी कि ये जो एनोड्स हैं वो उसको क्या करते हैं, एक्सिस की ओर फोकस करते हैं। तो इन एनोड्स को एक और बोलते हैं फोकस करने वाले इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलते हैं, A2, स्पेशली A2 को बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, फोकस करने वाला इलेक्ट्रोड। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकली है उसको फोकस करता है इस एक्सिस की ओर। अब यहाँ तक का काम, ये इतना चीज क्या है, इतना पार्ट, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन का। अगर आपने इलेक्ट्रॉन गन वाली क्लास लगाई है तो इतना पार्ट फिलामेंट से लेकर के यहाँ तक का पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन जिसने भी क्लास लगाई है तो उसको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गन में बस एनोड एक लगाना था, इतना ही काम था एनोड तक का, उसको फोकस कर देना और जो इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज हुई है। तो ये वाला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गन का। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, उसको इन इलेक्ट्रोड्स ने क्या कर दिया, फोकस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही जाती है तो इसके आगे क्या, दो प्लेट्स के पेयर लगाए हुए हैं, ये पेयर ही है। एक तो प्लेट X1 X2 है, एक Y1 Y2 है। तो ये चार प्लेट्स लगाई हैं। X1 X2 प्लेट्स को बोला जाता है X प्लेट्स और Y1 Y2 प्लेट्स के जोड़े को बोला जाता है Y प्लेट्स। तो ये प्लेट्स क्या है, जो X प्लेट्स है वो किस डायरेक्शन में रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल, या उसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में। और ये जो Y प्लेट्स है वो कैसे लिखी हुई है, वर्टिकल, क्षैतिज दिशा में। देखो ये प्लेट्स कैसे रखी हुई हैं, एक्स प्लेट्स जो है उनको क्या है, हॉरिजॉन्टल रखा गया, यानी कि इस तरीके से ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो जैसे ही इनके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये जो दोनों प्लेट्स है इनके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया हुआ है, सेम, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो क्या काम करता है, देखो मैंने क्या बोला, एक्स प्लेट्स, पहले सिंपल देखते हैं। मान लो इस तरीके से प्लेट्स पड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जाएगा, फील्ड लाइंस, ठीक है। ये बहुत बार हो चुका है। इसके अंदर जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, हम बेसिकली टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसको हमने पॉजिटिव माना था, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही आता है यहाँ तक जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो सीधे मोशन करेगा। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है और ये खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये स्ट्रेट ना जाकर के क्या यूं बेंड हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसके लिए अपोजिट मैंने क्या कर दिया, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव और ऊपर वाली को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके की हैं, होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब फिर से मान लो मैंने कोई चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज लिया या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराना है, तो ऊपर से इस डायरेक्शन में उसको रिपल्शन मिलने से उसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हो रही है ना चेंज। तो अगर देखो ये जो एक्स प्लेट्स हैं वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर दिशा में पड़ी है, मतलब यूं पड़ी है,
तो जैसे ही कोई यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो अपना सीधा आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। मान लो ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव है और इसके सामने वाली पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है वो इसको क्या इस तरीके से मूव करा देगा, है ना। जो ऐसे आ रहा था इलेक्ट्रॉन बीम सीधा, वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। वैसे ही ये जो वर्टिकल प्लेट्स है वो यूं पड़ी हैं, तो यूं जो आ रहा है वो उसको ऊपर की ओर लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मान लो ये वाली प्लेट अपने नेगेटिव की है और ये वाली पॉजिटिव की है, मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम क्या यूं आ रही है, तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कि जो वाई प्लेट्स क्षैतिज दिशा में लगी हुई है वो क्या करेगा, क्षैतिज दिशा में जो प्लेट्स लगी हुई है वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या ऊपर की ओर लेके जा रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापित करेगा। इसके अपोजिट मान लो यहाँ पर नेगेटिव हो और ऊपर पॉजिटिव हो, तो इस डायरेक्शन में ले आएगा। मतलब वर्टिकल प्लेट्स तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी या विक्षेपित करेगी, और इसके अपोजिट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर प्लेटें हैं वो क्या करेंगी, उसको वर्टिकल या फिर क्षैतिज दिशा में विक्षेपित कर देगी। तो प्लेट्स का मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं उनको क्या कर देना, डिफ्लेक्ट कर देना हर पॉसिबल डायरेक्शन में। देखो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हर एक डायरेक्शन में नहीं होगा, आपको क्या है स्क्रीन के ऊपर जो आपने इनपुट दिया उसका विजुअलाइजेशन चाहिए। अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस एक्सेस पे इस पॉइंट पे आएगा, तो क्या इसी एक पॉइंट पे आप साइन वेव थोड़ी ना शो कर दोगे, नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये जो प्लेट्स लगाई गई हैं ताकि इन प्लेट्स से क्या हो जाए, इसका डिफ्लेक्शन हो जाए। अगर इसका डिफ्लेक्शन होएगा तो क्या होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होगी, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको वेव मिल जाएगी। अब स्क्रीन सिर्फ ऐसी नहीं है, ये पतली सी स्क्रीन नहीं है, इतनी सी, थोड़ा सा विड्थ में भी है, यानी कि थोड़ी मोटी भी है ये स्क्रीन, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो ये था CR2 यानी कि CRT कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो ये CRO की कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमने क्या देखा, फिलामेंट से कैथोड को थर्मल एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हुई या वो एमिट होनी शुरू करी, और ग्रिड क्या कर रहा था, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या फिर लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। उसके आगे पॉजिटिव पोटेंशियल पे जो एनोड्स लिखे हुए हैं वो पड़े हैं, एनोड A1 और A2। ये एनोड का क्या काम कर रहे हैं, इनको क्या एक फोकस करने का काम कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन बीम को। फिर उसके आगे प्लेट्स का पेयर पड़ा है, एक्स प्लेट्स एंड वाई प्लेट्स। एक्स प्लेट क्या कर रहे हैं, जो एक्स प्लेट जो है उसमें दो प्लेट्स है X1 और X2, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी हुई है। तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी हुई थी वो क्या कर रही है, क्षैतिज दिशा में विस्थापित कर रही है, और वाई प्लेट्स वर्टिकल या क्षैतिज डायरेक्शन में रखी हुई है, तो वो क्या कर रही है, इसे ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट कर रही है, और इन दोनों प्लेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो देखते हैं इसकी प्रिंसिपल। मैंने जब लास्ट लेक्चर में जो मैंने करवाया था, मैंने एक फॉर्मूला कहा था कि y इज इक्वल्स टू VL/L/d Vx का स्क्वायर डॉट Q ओवर Vm। ये वाला फॉर्मूला अगर आपने लास्ट लेक्चर किया है ना, तब आपको पता होगा कि मैंने ये फॉर्मूला वहाँ पे ड्राइव करवाया था, क्योंकि मैंने कहा था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो अगर आप एक टाइप से स्किप कर भी दो इस फॉर्मूले को ड्राइव करना तो भी चलेगा, लेकिन CRO टॉपिक में इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे इसको ड्राइव कराया था। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि कैसे आया, ठीक है। अगर नहीं पता तो वो वाला लेक्चर देखना इससे पहले वाला। तो अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकली है उसको क्या कर रहे हैं, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड्स उसको क्या कर रहा है, एक टाइप से मान लो एनोड पे पोटेंशियल लगाया हुआ है कोई VA जो है A शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉन गन किया तो आपको पता होगा, वैसे यहाँ पे भी पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया वो भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है इस नेगेटिव के कंपैरिजन में। तो उन इलेक्ट्रोड्स को क्या ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। और मान लिया कि इसके ऊपर पोटेंशियल दोनों एनोड्स पे V लगाया हुआ है, VA शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन भी एक टाइप की एनर्जी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो एक तो ये फॉर्मूला है 12m। मैंने Vx कर क्यों लिखा है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में मैंने वेलोसिटी को Vx से डिनोट किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने Vx स्क्वायर लिख दिया। अब इक्वल्स टू, अगर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तब क्या होती है एनर्जी, Q इंटू V। V की जगह क्या मैं ले रही हूँ, VA। A क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। A लेने का एक और रीजन भी है
इस वाले फॉर्मूले में एक y है, एक v है, ये भी पोटेंशियल ही था। ये y क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल यूं है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसीलिए इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इंटू वी ए इंटू 2 ओवर में है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक वेलोसिटी की आ गई। अब वी नो दैट जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो विस्थापन y क्या था, वी एल एल ओवर में d इंटू वी एक्स का स्क्वायर डॉट q ओवर में m। यहाँ पे लिख देना, चलो रहने सीधा लिख देती हूँ, टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मैंने साइन लगा दिया, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो क्या था, देखो क्या था फॉर्मूला, हमने उसमें क्या लिया था, एक तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा था, वो क्या था यू एक्स, जिसमें हमने देखो फॉर्मूला होता है वी वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में मैंने एक्सीलरेशन 0 लिया था तो वहाँ से एक वैल्यू आई थी, ये एक्सीलरेशन 0 था और वेलोसिटी मैंने वी एक्स ली है। फिर मैंने वाई डायरेक्शन में ली थी, वाई डायरेक्शन में पहले मोशन नहीं था, बाद में था, तो हाफ इंटू ए वाई डॉट टी का स्क्वायर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में पहले मोशन नहीं थी, वेलोसिटी 0 थी। फिर हमने क्या किया था, F इज इक्वल्स टू एल में वो किसके इक्वल था, Q इंटू ई से, यहाँ से A को ए वाई लिखा और E को ई वाई लिखा, वाई डायरेक्शन में तो Q ई वाई ओवर में M। ये फॉर्मूले दोनों इसके अंदर पुट किए थे। फिर मेरे पास टाइम का और ये फॉर्मूला पुट करने से y की एक वैल्यू आई थी। फिर उस ज्योमेट्री में हमने इस तरीके का कुछ बना रखा था कि डिफ्रैक्शन इस तरीके का था, जिसमें मैंने ये y ली थी, ये पूरी डिस्टेंस ली थी l और ये डिस्टेंस ली थी l/2। अगर आपको अभी याद हो तो ये डिस्टेंस ली थी y, तो y ओवर में y इज इक्वल्स टू l ओवर में l/2। इस तरीके से मैंने टॉपी किया था और ये वैल्यूज पुट करने से y की वैल्यू आई थी, जो कि क्या थी, वी एल स्मॉल एल, वी क्या था, ई इज इक्वल्स टू वी ओवर में डी पुट किया था। ठीक है, डी वी एक्स का स्क्वायर डॉट क्यू ओवर में एन एम। तो ये फॉर्मूला उस टॉपिक से आया था। एक बार मैंने आपको जल्दी से बता भी दिया, इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला बना। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसमें आया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो, वैसे मैंने आपको जल्दी से बता भी दिया। तो देखो यहाँ से क्या मैं कर सकती हूँ, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू 2। तो इक्वेशन 1 में जब मैं 2 को यूज करूँ तो मेरे पास y है क्या, वैसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, विस्थापन को, v l ओवर में l इंटू स्मॉल l इंटू डी ओवर में वी एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2q इंटू वी ए डॉट, ऊपर चला जाएगा m डॉट q ओवर में m पड़ा ही है, तो m से m कैंसिल, q से q कैंसिल। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या आया, वी एल स्मॉल एल, मैं वी ए इसके डिवाइड में लिख रही हूँ, बात तो एक ही है, 2d, बस यही बचा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो डिस्प्लेसमेंट है v वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को जितना वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यही पता चल रहा है। तो देखो इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक तो होती है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण सुग्राह्यता।
एस से शो किया जाता है। विक्षेपण सुग्राहिता क्या है? विक्षेपण हो किस लिए रहा है? जो हमने इन ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो मतलब उसको मैं पोटेंशियल बोल सकती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक डिफरेंस है। तो विक्षेपण सुग्राहिता क्या होती है? पर यूनिट वोल्टेज पे जितना स्क्रीन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण सुग्राहिता। यानी कि पर यूनिट वोल्टेज पे स्क्रीन पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्क्रीन पर जो डिस्प्लेसमेंट था उसको मैंने वाई से शो करा है, ठीक है। तो y और v के बीच में अब एक फॉर्मूला डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी या फिर विक्षेपण सुग्राहिता क्या है? इकाई वोल्टेज पर पर्दे पर कितना विस्थापन हो रहा है वही है, यानी कि इतनी वोल्टेज देने पर स्क्रीन पे कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होता है? विक्षेपण सुग्राहिता। अब y की एक वैल्यू आई है मेरे पास VL 2D इंटू VA डॉट, ये v पड़ा है, तो यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू क्या आई? इस v से v कैंसिल, स्मॉल l इंटू कैपिटल L ओवर में 2D इंटू VA। तो ये क्या है? विक्षेपण सुग्राहिता। अब एक और टर्म होती है, वो क्या है? विक्षेप, एक सेकेंड, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर, विक्षेप गुणक। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है? 1 ओवर में s होता है, यानी कि जो विक्षेप सुग्राहिता है उसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा? 2D इंटू VA ओवर में L इंटू L। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है? इनवर्स ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है, वो क्या होता है? डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो ये इसका प्रिंसिपल था। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि y जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? VA के, यानी कि जिस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सिलरेट कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली जो स्क्रीन पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अगर स्क्रीन पे देखो डिस्प्लेसमेंट आता है, मान लो आपने साइनोसॉइडल वेव दी है, तो वो पूरी स्क्रीन पर ही बनेगी, ऐसा तो नहीं कि किसी एक पॉइंट पे बनेगी। तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहाँ पर विस्थापन के प्रोपोर्शनल दिखाया है। अब आती है इसकी वर्किंग। देखो वर्किंग के लिए क्या होता है? जो प्लेट्स आपने देखो, जो मैंने फर्स्ट, एक सेकेंड, जो प्लेट्स मैंने ली हैं इस तरह की पड़ी हुई हैं। अगर आपने बाई मिस्टेकनली इनको x और इनको y नाम दे दिया ना, तो ध्यान रखना जो वर्टिकल प्लेट्स ली हुई हैं उस पर वही वोल्टेज हमने अप्लाई करनी है जिसका हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, और x प्लेट्स पे हम क्या करते हैं? सॉटूथ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो क्या, हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने पहले क्या किया? वाई प्लेट्स हमारी इस तरीके से थी क्षैतिज, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? कोई अज्ञात पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमने एक्स प्लेट्स ले लिए, ये प्लेट्स इसको दे दो y1, ये y2, x1 एंड x2। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे लगा देते हैं एक टाइम बेस जनरेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इस तरीके की हमने मान लो अज्ञात में साइनोसॉइडल वेव दी है, तो इस तरीके की एक वेव मिल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक सेकंड, इसको टाइम बेस जनरेटर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया। तो देखो वर्किंग हम क्या कर रहे हैं? CRO से जिस वेव की हमें, ये जो अज्ञात, इसको लिख दो अननोन पोटेंशियल या अज्ञात विभव। अज्ञात विभव क्या? मान लो हमने साइनोसॉइडल वेव दी है, ठीक है, ऐसा कोई पोटेंशियल अप्लाई करें, तो जो हमें साइनोसॉइडल है हम उसको क्या करते हैं? जो हमारा अननोन है उसको वाई प्लेट दिखा देते हैं। ये जो अननोन है ना, इसी का स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन करवाना है हमें। और ये प्लेट्स क्या, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में थी तो मैंने ऊर्ध्वाधर दिशा में शो कर दिया। इसके साथ क्या हमने एक टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ अटैच किया है, ठीक है। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है? आपकी बुक में तो सिंपल लिखा हुआ है कि टाइम बेस्ड जनरेटर से टाइम बेस्ड, ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, अगर आपको इसका बेसिक पता करना है तो क्या होता है मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। देखो वैसे क्या होता
होता है कि ये जो एक्स प्लेट्स होती है ना, उससे क्या है, मान लो एक्स प्लेट को सीधा ये अज्ञात पोटेंशियल से ना जोड़ करके एक वर्टिकल एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है। ये मान लो हमने इसको क्या, ये अननोन पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई करा है, ठीक है। या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ, जो सिग्नल हमने देना है साइन वेव का, वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा दिया इस तरीके से। तो ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, अपने सिग्नल को डिले लाइन को दे देता है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, डिले लाइन को देता है। और कुछ पार्ट क्या करता है, ये अपना ट्रिगर सर्किट को दे देता है। ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ किस टाइम बेस्ड जनरेटर किस तरीके से लिया जाता है। ट्रिगर सर्किट से आता है टाइम बेस्ड जनरेटर, मैंने TBG लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये दिया जाता है ये वाई प्लेट्स को, और ये वाला दिया जाता है ये जो एक्स प्लेट्स है, मैं उनको यूँ शो कर देती हूँ जिस तरीके की मैंने शो करी थी एक्स प्लेट्स को, इस तरीके से, ठीक है। ये भी दो तरीके से दिया जाता है, यानी कि दोनों प्लेट्स को दिया जाए सिग्नल। थोड़ा सा रिंबल बन गया, ये आप एग्जाम में मत बना के आना। तो इसमें होता क्या, मैं टाइम बेस्ड जनरेटर बताने के लिए बता रही हूँ आपको कि जो सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर को दिया जाता है, एम्पलीफायर क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की ही वेव्स को एक्सेप्ट करता है। तो जो वेव इसको दी है उसको एम्पलीफाई करके ये सिग्नल डिले लाइन को दे देता है। और कुछ पार्ट क्या है, ट्रिगर सर्किट को देता है। ट्रिगर सर्किट क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर ऑन हो जाता है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो BSc फर्स्ट ईयर है उसमें इतना डीप नहीं आएगा। तो टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, टाइम बेस्ड जनरेटर से टाइम बेस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होती है इसके आउटपुट में। टाइम बेस्ड वोल्टेज को हिंदी में बोलते हैं समय आधार विभव। तो देखो ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर से क्या है, इसमें क्या है, जो एक्स प्लेट्स है ना उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पोटेंशियल लिखा जाता है, जो कि इस तरीके का होता है, जो पहले बढ़ता है फिर एकदम जीरो, फिर बढ़ता है फिर जीरो, यानी कि इस तरीके का, यानी कि फिर से बढ़ा फिर जीरो, फिर बढ़ा फिर जीरो, इस तरीके का वोल्टेज जो है इसको मैं बोल देती हूँ Vx, जो कि है क्या, समय आधार विभव या फिर टाइम बेस्ड पोटेंशियल। ये समय आधार विभव को एक और नाम दिया जाता है सॉटूथ पोटेंशियल, सॉटूथ पोटेंशियल, इसको हिंदी में बोलते हैं आरिदंत विभव। ये पोटेंशियल जो है इस टाइम बेस्ड जनरेटर से मिलता है। टाइम बेस्ड जनरेटर से टाइम बेस्ड पोटेंशियल इस तरीके का इस जनरेटर से मिलता है, इसीलिए इसको टाइम बेस्ड जनरेटर दिया है। ये जो चीज़ है ये आपको एग्जाम में करके आने की ज़रूरत नहीं है, इतने वाला आपको जैसे आपके बुक में है ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये आप मत करके आना एग्जाम में, बस ये वाला बना देना, ये सिग्नल सा, इतना इतना पार्ट नहीं बना के आना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो पहले मैंने एक यूज़ किया डिले लाइन। डिले लाइन क्या होता है, डिले लाइन क्या करता है, डिले का मतलब होता है देरी, यानी कि यहाँ से जो सिग्नल मिला है ना उसमें डिले प्रोड्यूस कराता है, देरी प्रोड्यूस कराता है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है ट्रिगर ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उससे जो हमें वोल्टेज इस एक्स प्लेट पर अप्लाई करानी है ना वो मिलती है। वो एक्स प्लेट से जैसे ही इसको आगे क्या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दिया जाता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफाई करना, यानी कि जो सिग्नल है उसको संवर्धित करना, बढ़ा देना। और उसको जैसे ही एम्पलीफाई करता है तो वो इन वाई प्लेट्स को वो सिग्नल दे देता है। तो डिले लाइन का काम डिले प्रोड्यूस करना या देरी प्रोड्यूस करना क्यों होता है कि जो सिग्नल यहाँ पे मिला है वाई प्लेट्स को और जो एक्स प्लेट्स को मिला है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो, मतलब दोनों जो सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है उसी टाइम में CRO पे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ये एक्स और वाई प्लेट्स को देने का रीज़न क्या है कि एक फील्ड मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है। पोटेंशियल मिलता है मतलब एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स काम करता है। तो ये प्लेट्स का काम क्या था, इन इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करना। तो इनको डिफ्लेक्ट इस तरीके का किया जाता है जब दोनों वेव्स की, दोनों ये जो सिग्नल है इनकी फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करके जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर डिफ्लेक्शन से क्या हमने जो अज्ञात दिया था, साइनोसॉइडल दिया था, वो साइनोसॉइडल क्या विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रीन पे शो होने लगता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको नहीं बना के आना है एग्जाम में, मैं इसको कर ही देती हूँ।
आपको सीधा बनाना है कि ये जो एक्स प्लेट है उसके ऊपर क्या टाइम बेस वोल्टेज अप्लाई की जाती है, जिसको शॉर्ट पोटेंशियल या फिर आरिदंत विभव बोला जाता है। जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और वाई प्लेट्स के ऊपर क्या अननोन पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, जिसका हमें स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन चाहिए। तो जब इन दोनों सोर्सेज से फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है दोनों सोर्सेज की, तो क्या होता है उस टाइम में हमें क्या एक ऐसी टाइम बेस लाइन मिलती है। ये क्या है टाइम बेस लाइन, ये किस तरीके की होती है, एक मिनट देखो, ये जो टाइम बेस पोटेंशियल है वो एकदम बढ़ के बिल्कुल जितनी टाइम में बढ़ा था उससे बिल्कुल कम टाइम में, देखो मैंने 0 कर दिया सीधा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर घटा, 0 हुआ, फिर बढ़ा, फिर 0, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होती है। कितनी फास्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे एक लाइन की फॉर्म में दिखता है, तो वो जो डिफ्लेक्शन लाइन की फॉर्म में दिख रहा है उसको मैंने ऐसा दिखा दिया लाइन, टाइम बेस लाइन से या फिर समयाधार रेखा से। फिर अननोन पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे ही दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है तो अननोन पोटेंशियल से क्या है स्क्रीन पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था साइनोसॉइडल वो बन गया। अगर हम स्क्वायर वेव करते तो स्क्वायर वेव बन जाता। तो सीआरओ को काम क्या था कि किसी जो हमने सिग्नल दिया उसका क्या करवाना, विजुअलाइजेशन कराना, तो हो गया। तो इसी तरीके से किया जाता है। अगर आपने वाई प्लेट्स को वर्टिकल ना लेके हॉरिजॉन्टल लिया ना तो वाई प्लेट्स को यहाँ लिख देना और एक्स को इधर लिख देना। अगर जैसे मैंने डिनोट किया वैसे कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहने दो। तो वर्किंग के बीच में आपको ये वाला और ये दोनों ग्राफ बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुई वर्किंग, और इसका यूज़ क्या है वो मैंने पहले ही बताया था। एक तो सिग्नल का विजुअलाइजेशन में, दूसरा क्या है ये जो हार्ट बीट वगैरह चेक की जाती है तो स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे दिखाई जाती है वो सीआरओ की है, यानी कि मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जा रहा है। और क्या अल्टरनेटिव सोर्स जो है प्रत्यावर्ती विभव जो है या जो स्रोत है उनकी फ्रिक्वेंसी देखने में, तो इस तरीके के सीआरओ के यूज़ हैं। तो सीआरओ टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। उसकी वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में